नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सिफारतखाना खोला जाएगा। एस जयशंकर और अमीर खान मुत्तकी के माबीन मुलाकात के बाद ऐलान। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की भी हिमायत की। बीजेपी के दौरे इख्तिदार में दलित और आदिवासी महफूज नहीं, खरगे का इल्ज़ाम। कहा, पिछले 10 सालों में दलितों के खिलाफ जराइम में 46% और आदिवासियों के खिलाफ 91% इजाफा। धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। सीटों की तकसीम पर कशमकश बरकरार। कफ सिरप से अमवात, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग नामंजूर। रियासतों को तहकीकात की अहल करार दिया। ट्रंप का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। नोबेल अमन इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को देने का ऐलान किया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अफगानिस्तान के साथ मामूल के सिफारती ताल्लुकात की बहाली का इशारा देते हुए हिंदुस्तान ने एक बड़े सिफारती इक़दाम के तहत काबुल में मौजूद अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान ने यह अहम फैसला अफगान तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के 2 साल से भी ज़्यादा अरसे बाद किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदुस्तान के दौरे पर आए अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ मुलाकात के दौरान अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को मुकम्मल सिफारत खाने का दर्जा देने का फैसला किया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमीर खान मुत्तकी के साथ हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक अहम मीटिंग की, जिसमें इन्होंने सिफारत खाना खोले जाने से मुताल्लिक़ ऐलान किया। जयशंकर ने इस दौरान अफगानिस्तान में खुद मुख्तारी की हिमायत भी की। 2021 के बाद ये पहली बार है जब हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। Marks an important step in advancing our ties and affirming the enduring friendship between India and Afghanistan. We have had opportunities to speak to each other, once after the Pahalgam terrorist attack and the second time after the Kunar and Nangarhar earthquake. However, a meeting between us in person has a special value in allowing us to exchange perspectives, identify common interests, and forge closer cooperation. As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects, as well as steps to complete others to which we have already committed. Beyond that, other development priorities of Afghanistan can be discussed by our teams. Excellency, India has long extended support for the health security of Afghanistan, including during the COVID pandemic. We are now ready to commit to 6 new projects whose details can be announced after the conclusion of our talks. A gift of 20 ambulances is another gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally as a symbolic step. India will also provide MRI and CT scan machines to Afghan hospitals and deliver vaccines for immunization and cancer medicines. We have also supplied drug rehabilitation materials through UNODC and are open to doing more. Excellency, as a first responder, Indian relief materials were delivered to the earthquake sites within hours of the disaster last month. We would like to contribute to the reconstruction of residences in the affected areas. जयशंकर के साथ मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। हम हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वो मज़ीद कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मामले पर बात हुई। ये बहुत हिस्सास इशू है। काबिल ज़िक्र है कि अमीर मुत्तकी तालिबान हुकूमत के पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो हिंदुस्तानी दौरे पर आए हैं। नई दिल्ली आने से कबल अमीर मुत्तकी ने तालिबान लीडर
इख्वानज़ादा से मुलाकात की थी। तुर्कुमा हद से अगर उर्दू में जवाब देंगे तो सब लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है, और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे, क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है, और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है, और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए, और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात ख़ुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियती नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है, जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हक़दार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खित्ते के खैर में है। अफ़गानिस्तान आपको पता है कि इस खित्ते में वो इत्तिसाल और ट्रांज़िट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है। कांग्रेसर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश जाहिर करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया। इन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ, मसावत और आइन की बुनियादी उसूलों पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया जा रहा है। खड़गे ने आज जुमे को अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा कि 2013 से 2030 के दरमियान दलितों के खिलाफ जराइम में 46% और आदिवासियों के खिलाफ जराइम में 91% का इजाफा दर्ज किया गया। इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बुलंद शरह में होने वाले मजालिम को मुल्क में कैसे कबूल किया जा सकता है। खड़गे ने लिखा, यह सिर्फ आदद-ओ-शुमार नहीं बल्कि RSS BJP की जागीरदाराना जहनीत का नतीजा है, जो कमज़ोर तबक़ात को दबाने और खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनका यह ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है। 2025 के लिए नोबेल अमन इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडू को देने का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया। इस मरतबा नोबेल इनाम के लिए 338 उम्मीदवार थे और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अमरीकी सदर ट्रंप थे। वो ख़ुद कई मरतबा नोबेल अमन इनाम के लिए अपने दावेदारी कर चुके थे। इन्होंने अपने बयान में यहाँ तक कहा था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत जंग रुकवाए हैं, लेकिन उनके बयानात का असर नोबेल प्राइज़ कमेटी पर नहीं पड़ा। इन्हें ट्रंप के हाथ सिर्फ मायूसी लगी है। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado.
She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. This is precisely what lies at the heart of democracy, our shared willingness to defend the principles of popular rule, even though we disagree. At a time when democracy is under threat, it is more important than ever to defend this common ground. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की अमवात के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत उस्मा ने वाज़ेह किया कि इस नौयत के मामलात में रियासती हुकूमतें खुद जांच करने की अहल हैं। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की मांग करना अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है। ये मफादनामा की अर्जी वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी, जिसमें इन्होंने मुतालबा किया था कि बच्चों की अमवात के इन मामलात की जाँच किसी कौमी अदालती कमीशन या माहिरीन की कमेटी से कराई जाए। साथ ही इन्होंने ये गुजारिश भी की थी कि इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें ताकि कार्रवाई गैर जानिबदार और शफाफ हो सके। एनडीए ने कल रात देर गए अपनी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखा ताकि बिहार इंतखाबात में सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया जा सके। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने कल 2 बार लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह चिराग पासवान के घर जाकर इत्तेहाद के सिलसिले में सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया। दरियासना रात देर गए बिहार इंतखाबात के बीजेपी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। उनके साथ नित्यानंद राय भी मौजूद थे। किसी भी रहनुमा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया कोई माहिदा हुआ या नहीं। ताम धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय दोनों को मरकजी वजीर चिराग पासवान ने बावकार तरीके से रुखसत किया। पहले दिन मिस्टर राय ने पासवान से मुलाकात की थी और मीडिया को बताया कि सब कुछ ठीक है। मिस्टर पासवान से मुलाकात के बाद मिस्टर राय मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहाइशगाह के गए और सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। उधर प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एनडीए में अब दरार यकीनी है। इन्होंने पवन सिंह के एहलिया को टिकट देने के मामले पर भी तबसरा करते हुए कहा, सिर्फ एक शख्स के लिए क़वायद तब्दील नहीं किए जा सकते। कोई आएगा आपके सामने, आप उनसे पूछ लीजिएगा हमने कोई बात करी हो, कोई वैसे कुछ नहीं है। एक बार बात हो जाने दीजिए। अगर वो आ रहे हैं आके मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं हमें। पवन से को शामिल कराने से तो लगता है और माहौल खराब हो गया। किसका जैसे आरोप लगा रही है पवन से। अब भाई जिन्होंने ज्वाइन कराया है वो जवाब देंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। आप ज्योति जी से कब मिले थे? 2 साल पहले वो यहाँ पर आई थी मिलने अपने कुछ साथियों के साथ, तब मिले। उसके बाद क्या टिकट कोई नहीं यानी प्रशांत उपेंद्र कुशवाहा को झटका देने वाले की इच्छा जताई थी क्या उन्होंने कभी? नहीं, हमसे वो सब कोई बात नहीं हुई थी। उस समय उन्होंने जो बात कही थी वो परिचय की बात थी। हमने उस समय भी उनको यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में मैं कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा। ये आपके और आपके पति के बीच का मामला है। चुनाव लड़ना चाहेंगे? हमसे कोई इस पे बात नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा को झटका देंगे? अरे भाई हम वैसा ना, उन्होंने हम कैसे जबरदस्ती। अगर वो मांगती है, अगर वो कहती है कि हमें मौका दीजिए। सबसे पहले जब सुराज का जीत का दावा करते हैं वसीम सिंह, अगर ज्योति सिंह टिकट मांगते हैं तो देंगे कि नहीं? भाई हम आरएस ऑलरेडी टिकट अनाउंस है। नहीं, सवाल नहीं। अरे मेरे आप सवाल पर हाइपोथेटिकल सवाल किए जा रहे हैं। हम पर्दे के पीछे कोई डील करते नहीं है, किसी के पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं। व्यक्तिगत मामले की और तीसरी बात, जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहां से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन का सवाल नहीं।
योगेंद्र यादव ने बिहार में SIR की तकमील के बाद इलेक्शन कमीशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिहार में 80 लाख वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। इन्होंने इस सूरत-ए-हाल को तशवीशनाक करार दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का एक स्पेशल ऑडिट। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। चुनाव आयोग ने अपनी पीठ थपथपा दी और कहा है कि 22 साल बाद वोटर लिस्ट का प्योरिफिकेशन हो गया है, शुद्ध हो गई है। हमने सोचा कि हम ऑडिट करके चेक कर लेते हैं। किसी भी वोटर लिस्ट को ऑडिट करने में 3 चीजें देखी जाती हैं: कंप्लीटनेस, इक्विटी, एक्यूरेसी। मतलब कि लिस्ट संपूर्ण हो, समान हो, सटीक हो। संपूर्ण का मतलब आबादी के हिसाब से जितनी वोटर लिस्ट होनी चाहिए उतनी ही हो। बिहार में वयस्क जनसंख्या 18 साल से अधिक लोगों की आबादी सितंबर 2025 में थी 8 करोड़ 22 लाख। मेरा अनुमान नहीं है, भारत सरकार का टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, उसका अनुमान है 8 करोड़ 22 लाख। SIR जब शुरू हुआ तो बिहार में वोटर थे 7 करोड़ 99 लाख। मतलब कि SIR में 7 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 8 करोड़ 22 लाख की तरफ जाना चाहिए था। और हुआ क्या? 7 करोड़ 89 लाख से घट के 7 करोड़ 42 लाख हो गया है। जितने वोटर होने चाहिए थे उससे 80 लाख वोटर कम हैं बिहार में। याद रखिए, ये वही बिहार है जहां पिछली बार जीतने वाली पार्टियों के बीच में फासला पूरे बिहार में सिर्फ 12,000 था। 80 लाख वोटर जो जिंदा हैं बिहार में हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने हरियाणा में एक दलित IPS ऑफिसर की खुदकशी के मामले पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने जुम्मे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हरियाणा के IPS अफसर Y पूरन कुमार की जात पात पर मबनी इम्तियाजी सलूक से तंग आकर खुदकशी पूरे मुल्क को झंझोड़ देने वाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुल्क भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह जुल्म, नाइंसाफ़ी और तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। इन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि पहले रायबरेली में हरि ओम वाल्मीकि का कत्ल, फिर चीफ जस्टिस की बेइज्जती और अब एक सीनियर अफसर की खुदकशी। ये सब इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी का दौर दलितों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सिफारतखाना खोला जाएगा। एस जयशंकर और अमीर खान मुत्तकी के माबीन मुलाकात के बाद ऐलान। अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी की भी हिमायत की। बीजेपी के दौरे इख्तिदार में दलित और आदिवासी महफूज नहीं, खरगे का इल्ज़ाम। कहा, पिछले 10 सालों में दलितों के खिलाफ जराइम में 46% और आदिवासियों के खिलाफ 91% इजाफा। धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। सीटों की तकसीम पर कशमकश बरकरार। कप सिरप से अमवात, सुप्रीम कोर्ट से CBI जांच की मांग नामंजूर। रियासतों को तहकीकात की अहल करार दिया। ट्रंप का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। नोबेल अमन इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को देने का ऐलान किया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।